आज हमारे पास एक इस तरह की शख्सियत है जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं, 2-4 दिन ही हुए हैं पीछे। लेकिन इनकी खूबी ये नहीं है कि एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इनकी खूबी ये है कि हर वर्ग में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है कि बीजेपी जैसा जो राइट विंग है वो भी उनको एक्सेप्ट करता है, उनकी गुड बुक में है, उनको अच्छा मानता है, और कम्युनिस्ट लोग भी इनको अच्छा मानते हैं। ये तो राजनीतिक पक्ष बताया मैंने आपको। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है वो भी इनको एक अच्छा अधिकारी मानते रहे पूरे सर्विस के दौरान। और हैरानी तो तब हुई कि जब एक बार इनकी ट्रांसफर हुई तो कर्मचारियों में कई जो कर्मचारी थे सीओडी ग्रेड के, उनके रोने के वीडियो सामने आए। यानी कर्मचारियों में भी इनकी काफी अच्छी स्वीकार्यता थी। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो ईमानदारी का टैग है इनके ऊपर। हरियाणा में गिने चुने ऑफिसर हैं जिनके बारे में खुल के बोला जाता है कि ईमानदार आला अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। एक तो खेमका साहब का नाम आता है और एक हमारे साथ है अशोक गर्ग जी, जो अभी हिसार के कमिश्नर और डीएचबीवीएल के एमडी पद से रिटायर हुए हैं जी। तो नमस्कार सर। नमस्ते प्रशांत जी। तो सर इसी बात से शुरू करते हैं कि जो ये आपकी बैलेंसिंग है, अभी मैं जैसे बात कर ही रहा था कि यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं और वैचारिक रूप से देखते हैं तो ये संभव ही नहीं है कि हर वर्ग आपको स्वीकार करे। और आपका जो हिस्ट्री बता रहा है, जो पर्सनालिटी बता रहा है कि हर वर्ग ने आपको एक्सेप्ट किया है, चाहे वो सत्ता का वर्ग है, चाहे वो विपक्ष का वर्ग है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे कर्मचारी हैं, और इसके साथ में कि ईमानदार भी हैं आप। ये साबित हुआ है पीछे। अब तो रिटायर हो गए हैं तो पूरा सर्विस काल गुजर ही गया है। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि बिना किसी ब्लेम के कोई आजकल रिटायर हो जाए। तो मैं इस बैलेंसिंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखो, एक अधिकारी के तौर पे विचारों की बैलेंसिंग मुझे लगता है ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपके राजनीतिक तौर पर विचार कुछ भी हों, वो आपकी वर्किंग में दिखाई ना दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बतौर अधिकारी तो हमें जो सरकार ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, जो नियम कायदे कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उनको ही ग्राउंड पे सही तरीके से लागू करना होता है जनता के हित के लिए। और वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार यही चाहती है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे तरीके से ग्राउंड पर लागू हो जाए। तो मुख्य काम अधिकारी का यही होता है, और पॉलिसीज़ को ग्राउंड पे ठीक तरीके से लागू करते हैं तो जनता को भी उसका फ़ायदा होता है और जनता भी उससे खुश होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरह का अधिकारी के लिए कोई विरोधाभास है। अधिकारी को तो मुख्यतः सरकार की पॉलिसीज़ को लागू करने का ही काम करना होता है, और ये जजमेंट करना कि ये पॉलिसी अच्छी है या नहीं है, ये अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। तो सर शुरुआत एक बार हम इससे भी करना चाहेंगे कि जब आप शुरुआत में जॉब में आए, उससे पहले जिंदगी आप नौजवान थे, आपके बहुत सपने होंगे कि हमने सुना कि आपने छात्र संगठन में या उस दौर में सामाजिक मूवमेंट में काम किया, तो सपने होंगे कि हम भगत सिंह की तरह लड़ेंगे, देश को बदल देंगे। जब यहाँ आए तो फिर उस पर काम भी किया होगा, तो वो एक बार जानना चाहता हूँ, शुरुआत जो नौजवान से आपकी शुरुआत हुई। देखिए, हमारी पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो उस समय नौजवान हुआ करते थे, मुझे लगता है कि उस समय आदर्शवाद युवाओं में ज़्यादा होता था। और हम लोग लोअर मिडिल क्लास से, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो हम सारे दोस्तों में स्वाभाविक रूप से जब बात होती थी तो ये चर्चा होती थी कि सिस्टम जो है बहुत अच्छा नहीं है और लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, आम आदमी को बहुत दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत है, हमारे रहने का जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। जो हमारे देश के संसाधन हैं उनको यदि हम देखें तो बहुत अच्छा हो सकता है। गैर बराबरी बहुत है, और जाति के नाम पे एक बड़े तबके को दबाया जाता है, लिंग के नाम पे एक बड़े तबके का शोषण होता है। तो ये सारी बातें होती थी, स्वाभाविक रूप से होती थी, और हम सब में जज्बा भी था कि समाज को और ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हर आदमी गरिमा के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। तो जब आप आए, मतलब आपने यहाँ ज्वाइन की, तो लोगों की ये होती कि एक अफसर बन गया तो वो नीतियां लागू करेगा, और नीतियां जो जनता के पक्ष की भी नीतियां हैं उनको ईमानदारी से लागू करेगा। तो आपने वो प्रयास किए होंगे जब आप शुरुआत में एसडीएम ज्वाइन किया होगा, या उसके बाद में फिर एडीसी रही, तो कितना आप कर पाए होंगे उन चीजों को, कितनी रुकावट आई होगी? मैं अपनी नौकरी से लगभग संतुष्ट हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी में मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया है।
विद इन मतलब जो भी नीतियां बनी हुई हैं उनके तहत उन नीतियों का लाभ लोगों को मिले, वो लाभ अच्छे से मिला है। जैसे एक नीति की मैं बात करूं, मनरेगा का मसला। मैं एडीसी काफ़ी लंबे समय तक रहा और उन दिनों में मनरेगा की जो कानून है वो उसको लागू करने की जिम्मेवारी एडीसी की होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा कानून ये लगा मनरेगा का, और इसलिए बड़े दिल से बड़ी शिद्दत के साथ मनरेगा पे काम किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि हिसार जिला जब मैं एडीसी था तो लगातार 3 साल हरियाणा में तो फर्स्ट रहा ही, और मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें, एरिया के हिसाब से देखें तो शायद देश में भी पहले नंबर पे रहा हो उस समय में मनरेगा को लागू करने में हिसार। और मनरेगा में हमने लगातार 3 साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 करोड़ रुपए खर्च किए हर साल में पूरे जिले में, लेकिन उसके बाद भी एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई कि जी ये काम जो है यहाँ पे जेसीबी से या मशीनों से काम हुआ है और मस्टरोल फर्जी बने। तो मुझे लगता है अपने आप में एक अचीवमेंट है। और खूब काम हुए, मनरेगा के मजदूरों में खूब जागरूकता आई। जागरूकता के लिए हमने हर ब्लॉक में तो कैंप लगाए जिसमें 2-2, 3-3 हज़ार मजदूरों ने भाग लिया, उनको मनरेगा के बारे में बताया, जागरूक किया। और क्योंकि जो मनरेगा का कानून है वो डिमांड ड्रिवन है। डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि मजदूर मांग करेगा तो उसको काम मिलेगा, मांग नहीं करेगा तो नहीं, काम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मजदूरों को बताई और उन्होंने फिर इसके हिसाब से मांग की, काम की, और फिर उनको काम मिले। उससे मजदूरों को फ़ायदा हुआ, उनको काम मिला, रोज़गार मिला, और साथ में गांव का विकास हुआ। गांव में अनेक तरह के विकास के काम हुए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो स्कीमें हैं वो लागू करना जो ग्राउंड पे अधिकारी हैं उनका काम है, और वो अच्छे से हुआ। इस तरह बाकी जो स्कीम्स हैं, सफाई कर्मचारियों का जो मसला है, उनके जो वेलफेयर के काम है, मतलब सरकार कहीं मना नहीं करती कि आप लाइब्रेरी ना खोलो उनके लिए या उनके वेलफेयर के लिए कुछ और काम ना करो। हिसार में लगभग 9 लाइब्रेरीज उनकी बस्तियों में खोली और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। खास तौर से लड़कियों ने उन लाइब्रेरीज को खूब यूज़ किया और आज भी कर रही है, तो एक संतुष्टि की बात है। सफाई कर्मचारी को हम एक इंसान की नज़रिए से नहीं देखते हैं कि वो भी हमारी तरह के इंसान है। ये नज़रिया लोगों में लाने के लिए महिला दिवस 2 बार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मनाया गया हिसार में, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने, महिला सफाई कर्मचारियों ने परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। देख के पूरे शहर के लोग दंग रहे कि ये सफाई कर्मचारियों की महिलाएं ऐसा भी कर सकती हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम मनाए गए महिला सफाई कर्मचारियों को ही केंद्र में रख के। उससे मुझे लगता है कि लोगों का जो नज़रिया है वो बदला इनके प्रति, और लोगों को ये सोचने पे मजबूर हुए, एहसास करने पे मजबूर हुए कि ये भी हमारी तरह ही इंसान है, कोई अलग तरह के इंसान नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भी वेलफेयर के काम हो सकते थे। नहीं, जैसे आपने मनरेगा की बातचीत की, तो मनरेगा जब शुरुआत में आया तो गांव के जो किसान थे वो कहीं ना कहीं विरोध में रहते थे, और गांव के जो किसान होते वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी उनका अच्छा हस्तक्षेप होता है। वैसी शिकायत नहीं गई कहीं आपके खिलाफ की सरकार के पास? क्योंकि वो खिलाफ में थे, वो कहते थे नरेगा आ गया तो हमें मजदूर मिलने मुश्किल हो गए। हिसार जिले के जो किसान हैं वो बेसिकली छोटे किसान, और वो खुद भी काम करते हैं, साथ में मजदूर लगाते हैं। और कुछ काम ऐसे थे जो किसानों के हित के भी थे, जो किसान की जमीन पे भी हो सकते थे, तो वो काम भी साथ में किए। और किसानों में भी एक बड़ा तबका अब तो बहुत कम जमीन का हो गया, 1 एकड़ से कम जमीन के किसान भी बहुत बड़ी संख्या है। उन किसानों को भी प्रेरित किया कि आप लोग अपनी ज़मीन पे तो काम करें, लेकिन खाली टाइम पे मनरेगा में काम करें। और मेरे टाइम पे किसानों की भी एक बड़ी संख्या ने मनरेगा में काम किया। तो हिसार में मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई कि किसानों का कोई विरोध रहा। फतेहाबाद में ज़रूर एक बार आई थी। फतेहाबाद में लैंड होल्डिंग काफ़ी बड़ी यहाँ से बड़ी है, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है।
मतलब यहाँ तो एवरेज जो जमीन होगी किसी किसान के पास 5-6 एकड़ पे आ गई है, लेकिन फतेहाबाद में अभी 50-60 एकड़ के जमींदार हैं या उससे बड़े भी हैं। बड़े भी। तो उनको, और वो खुद काम नहीं करते, वो सारा काम मजदूरों से कराते हैं। वहाँ एक बार कोई चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच में बाई इलेक्शन था रतिया का, तो वहाँ के जमींदारों ने शिकायत करी उस समय के नेताओं को कि जी ये मनरेगा से जो है ना मजदूरी के रेट बढ़ रहे हैं हम्म, और हमें मजदूर नहीं मिलते, तो ये मनरेगा को थोड़ा ज़्यादा ना चलाया जाए, इसको स्लो किया जाए। उस समय ज़रूर मेरे पास एक बार फ़ोन आया था कि इसको इतनी तेज़ी से मत करो, लेकिन इसके अलावा किसानों से और कोई शिकायत कहीं पे नहीं है। मैं आपने कहा कि जन कल्याणकारी जो काम होते हैं, जैसे मतलब लाइब्रेरी आपने खुलवा दी, उसके बहुत बेनिफिट मिले और सरकार को भी उनसे कोई ज्यादा समस्या होती नहीं, क्योंकि सरकार के ही कहीं ना कहीं उस फायदे की चीज जाती कि लाइब्रेरी खुली तो लोग कहेंगे सरकार ने खुलवा दी है, कि वो अफसर के मार्फत खुलवाई है। लेकिन जैसे ही टकराट होती है, जैसे मैं देख रहा हूँ रामचाट भंडार का मामला था, आप नगर निगम कमिश्नर थे और रामचाट भंडार में एक लड़का की मौत हो गई थी, जल के बच्चे की, और जब उस बिल्डिंग को गिराने की बात आई, क्योंकि वो बिल्डिंग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो उस टाइम आपको प्रमोशन दे के आपको यहाँ से भेज दिया, लेकिन शहर में चर्चाएं थी कि प्रमोशन के नाम पे बदली की गई है। तो जब ऐसी टकराट होती है तो उसको कैसे देखते हो? मैं देखिए, सरकार, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने, सरकार ने लिखित में जो कायदे कानून बना रखे हैं उनके हिसाब से काम करना तो अधिकारी की जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी तो अधिकारी की होती है, जो कागजों में होता है उसी की जिम्मेवारी होती है। कोई मुंह जुबानी कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई मंत्री कुछ कह रहा है, तो वो अवैध तरीके का ही दबाव होता है, और मुझे लगता है अधिकारियों को वो दबाव नहीं मानना चाहिए। यदि सरकार कुछ काम कराना चाहती है और हमें लगता है कि वो गलत है, तो और कोई मान लिया मंत्री है तो लिख के भेज दें, और उसके बाद फाइल पे अधिकारी भी लिख के भेज सकता है कि ये इन इन नियमों के तहत इस काम में समस्या है, फिर भी आप जो आदेश देंगे स्वीकार्य है, तो जिम्मेवारी लेना। नहीं, मैं दूसरा सवाल था सर, शायद आप समझे नहीं कि मैं दो मेरे पास ऐसे मामले आपके बारे में। ये एक बार आप डिप्टी कमिश्नर सिरसा थे और चर्चाएं थी कि कोई आपने फाइल उस टाइम के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की रोक दी या उसके किसी व्यक्ति की रोक दी, तो उन्होंने आपको वहां से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ भेज दिया। कुछ सिरसा के अलग अलग लोग आए, पंचायतें आई और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को बोला कि एक अच्छा व्यक्ति हमें मिला, एक अच्छा अफसर मिला था इतने सालों बाद, और उसको आपने बदल दिया। तो उसने ये कह के टाल दिया कि अच्छा व्यक्ति तो मुझे भी जरूरत है। ऐसी रामचाट भंडार में देख रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि अशोक गर्ग जो यहाँ के निगम कमिश्नर थे उनकी बदली न करके प्रमोशन इसलिए कर दिया गया कि वो प्रमोशन नहीं थी, पहली बात तो मैं कह दूं। बदली थी जी। हाँ, वो तो बदली थी, क्यों कमिश्नर नगर निगम लोगों में की- चर्चा है कि रामचाट भंडार पे कार्रवाई करने के करीब थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये नीतिगत मसला जब आ जाता है कि किसी बड़े नेता पे या किसी बड़े कारपोरेट पे जब आप कार्रवाई करने के नजदीक जाते हो, कोई भी अफसर, तो जब ऐसी कार्रवाई होती है तो उसको कैसे देखते हो सर? वो दबाव है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि वो रूल्स के तहत ही अधिकारियों को काम करना चाहिए, और ट्रांसफर करना तो सरकार का काम है। और यदि किसी काम में लगता है कि रूल्स के हिसाब से काम करते हुए भी किसी भी सरकार को लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं, तो ये तो सरकार की मर्जी है, ट्रांसफर तो कर ही सकती है। इसमें एक बेसिक सवाल है सर। अभी एक आईपीएस ऑफिसर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उन्होंने ये कहा कि जब भी सत्ता और कानून का आमना सामना होता है ना, ये पॉलिटिशियन जो सत्ता में पावर है और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सत्ता जीतती है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, सत्ता और कानून में ना कहें आप इसको, आप मंत्री और अधिकारियों में इसको इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सत्ता का एक रूप अधिकारी भी है, लेकिन अधिकारी तो जो पॉलिसीज कानून बनते हैं, लेजिस्लेचर बनाता है, उसके तहत काम करते हैं। और लेजिस्लेचर में आपके राज्य की बात करें तो एमएलएज होते हैं, केंद्र की बात करें तो एमपीज होते हैं। तो उस कानून के तहत ही अधिकारियों को काम करना होता है।
और यदि किसी पॉलिटिशियन को ये लगता है कि मुझे इस कानून से बाहर जाके इस कानून के खिलाफ कोई काम करवाना है, मुझे नहीं लगता कि वो काम हो जाता है। यदि अधिकारी चाहे कि ये नहीं, ये तो नियमों के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता, तो वो अपना फाइल पे लिखने के लिए स्वतंत्र है कि ये नियम ये है और काम ये है जो नियमों के खिलाफ है। तो एक बार फाइल पे कोई चीज़ आ जाए तो उसको, जो नियम के खिलाफ है, उसको नियम के तहत शो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। या तो फिर सिंपल है ये। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि कोई काम बिल्कुल ही जरूरी है सरकार के लिए, तो वो काम नियम बदल के भी कर सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी पे इतना दबाव बनाए कि आपको ये करना ही करना है, क्योंकि अधिकारियों की संख्या तो है ही सरकार के पास। कोई अधिकारी नहीं करना चाहता तो ना भी करे, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं सरकार को। दूसरा अधिकारी यदि वो संभव है। एग्जाम्पल लूँ मैं, वैसे तो अगर किसी दूसरे के बारे में बात करने का ज़्यादा अधिकार नहीं है, कि खेमका साहब की मैं बात करूँ, जिनको कहते हैं कि हरियाणा में एक ईमानदार ऑफिसर हो रहे हैं, तो इतनी लगातार जो ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो भजन लाल जी की सरकार रही हो, चाहे चौटाला साहब की रही हो, चाहे हुड्डा साहब की रही हो, चाहे बीजेपी की, हर 6 महीने से पहले ट्रांसफर हो जाती है। तो एक आईएएस को इतनी समझ तो होती है कानून के बारे में भी, उसकी क्या ड्यूटी है क्या है। तो उनके नेचर में, आपके नेचर में कहाँ डिफरेंस देखते हो कि आपकी उस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर नहीं हो रही है और वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो भी इतना तो जानते ही है, अभी मैं लिख के दे दूंगा तो ये बात मान ली जाएगी। तो कहाँ बेसिक फर्क देखते हैं, इस बारे में तो थोड़ा होगा आपको। नहीं, देखो, मैं खेमका सर के बारे में तो उनकी वर्किंग के, उनके साथ मैंने काम थोड़े दिन किया था, लेकिन बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से काम करने में ट्रांसफर्स का रोल तो बन ही जाता है। यदि कोई अधिकारी ये लगता है कि ठीक तरीके से नेताओं के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो ट्रांसफ़र करना तो सबसे आसान तरीका है। ट्रांसफ़र ना करके उसके साथ एक कंट्रोवर्सी पैदा कर लें और वो सारे लोगों में बात जाए, उससे आसान तो है कि ट्रांसफ़र करके दूसरा अधिकारी ले आओ जो उस बात को ठीक तरीके से सरंजाम चढ़ा दे। तो सर, जैसे मैं आप यहाँ कमिश्नर भी थे, कहीं अलग अलग ऑफिसर रहे, तो जैसे अतिक्रमण हटाने की बात आती, मैं देखता हूँ कई बार, तो अतिक्रमण तो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल ने भी किया हुआ है, 100 मीटर तक घेरा हुआ, लेकिन रेडी वालों को हटा देते हैं। तो उन मामले में क्या काम करता है किसी का भी, कि रेडी वाला अतिक्रमण दिख जाता है, 5 स्टार वाला नहीं दिखता, और रेडी वाले जब हटाते तो वाहवाही भी मिलती है, और 5 स्टार वाले के ऊपर जिस दिन पंजा जाता है, उस दिन फिर ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, और अतिक्रमण किस तरह का है ये भी एक सवाल है। भाई, मान लिया कुछ लोगों ने झुग्गियां बना ली, मैं तो ये भी कहता हूँ, और वो वहाँ पे अपना रह रहे हैं और वो किसी को रुकावट नहीं डाल रहा। तो भगवान ने पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कहीं पे तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है, झुग्गी में या टेंट में ही तो रह रहा है। उसको वहां से भी उठाओगे तो हवा में तो नहीं सोएगा ना। हाँ, वो भी फिर भी कहीं जाके रहेगा। मतलब एक आदमी है इस धरती पे तो उसको कहीं तो ठिकाना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गरीब के खिलाफ हो जाती है और उनको ये लगता है कि इस धरती पे जो समस्याएं हैं सारी वो गरीबों ने पैदा कर रखी है। आपको झुग्गियों वाले एक समस्या लगते हैं, आपको ऑटो वाले एक समस्या लगते हैं, आपको रेहड़ी वाले एक समस्या लगते हैं। आप तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो गरीब मेहनत कश वर्ग है वो बाकी समाज को सुविधा दे के ही 2 पैसे उसको अपना गुजर बसर कर पाता है। रेडियो की जहाँ पे जरूरत है वहीं पे कामयाब होती है। तो उनको अतिक्रमण न मान के क्या, सरकार को रेडियो के लिए स्कीम चलानी चाहिए। उसके लिए एक जगह आइडेंटिफाई करके, उस स्कीम में है भी, ग्राउंड पे लागू नहीं हो पाता, रेडी मार्केट बनानी चाहिए और जगह जगह जहाँ जहाँ भी रेडी लग सकती है वहाँ पे उसको जगह देनी चाहिए। और सवाल यदि हम पूरे सिस्टम की बात करें तो
झुग्गियाँ क्यों हैं, रेहड़ियाँ क्यों हैं, ये इस तरह से गरीब आदमी क्यों दिखाई देता है, वो भी तो सिस्टम की देन है। क्या क्या झुग्गियाँ होनी चाहिए? क्या हर किसी के पास रहने के लिए एक गरिमापूर्ण जगह नहीं होनी चाहिए? मकान छोटा हो चाहे वो नहीं होना चाहिए? तो ये सारी जिम्मेवारी भी तो समाज की और सरकार की है। और दूसरी तरफ अतिक्रमण की बात करें तो जनरेटर्स भी हैं लोगों के, अमीर लोगों के जनरेटर भी बाहर हैं। आपकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जो पार्किंग है वो भी एक किस्म से अतिक्रमण है। और होटल वाले तो या कोई भी बड़े लोग कई बार बड़ा अतिक्रमण कर लेते हैं, तो वो भी समाज को देखना चाहिए और बोलना चाहिए। तो सर मतलब आईएएस लोग भी, जैसे हम पत्रकार हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं कि आपकी पत्रकारिता वहां गड़बड़ में थी, या यार ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो खबर जो आपने बनाई वो जनता के खिलाफ थी या किसके। तो आप जो आईएएस जो लॉबी थी या अफसर जो लॉबी है, उसमें चर्चाएं होती है ऐसी कभी कि इस तरह का एक सिंगल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे इकट्ठे बैठ के कोई चर्चा होती हो। आपस में जिसका जिससे दिल मिलता है वो दिल की बातें कर लेते हैं। दिल की बात वो तो मैंने एग्जाम्पल देखा है, अभी नगर निगम में कोई प्रदर्शन था, तो वहाँ एक आदमी आया, वो बोला ये तो मतलब बोलने वाला वर्ड भी नहीं है उसके, जो आजकल पॉपुलर है ना वो चेयरमैन क्या है, उसके लिए मेयर। तो बदतमीजी की बात ही कर रहा था। बोला ये जो कमिश्नर है ये तो हिटलर से ही बड़ा डिक्टेटर है, मिलता ही नहीं है किसी से, और वहाँ भी आप कमिश्नर रहे हो। तो मुझे लगता है मैन टू मैन ही वारी करती है वो चीजें, तो क्योंकि काम तो वो भी कर ही रहे होंगे। हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत फर्क पड़ता बहुत है। सारा फर्क पड़ जाता है। इसमें एक उसी सवाल पे आते हैं, जब उदय ने सवाल किया था कि जब आप यूथ थे, यंग थे, तो जब ये था कि भाई जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, जो रिलीजन का है, जो जेंडर का है, अब आप सर्विस में आते गए और इधर से ये चीजें बढ़ती, खासकर रिलीजन की तो बढ़ती गई हैं पिछले 10-15 साल के अंदर। तो आपने खुद ये फील किया जब आप छात्र थे, उस टाइम ये बात सुनते थे, समझते थे, जब आप सर्विस में आ गए, जब कुछ करने लायक हुए, तो तब कुछ इस तरह की चीजें आई सामने? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संकीर्णतावाद है ये पिछले कई साल से बढ़ ही रहा है। और ये समाज के लिए कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है। ये कोई अच्छा समाज बनाने की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। कोई भी समाज के लोगों में जितनी ज्यादा नफरत होगी एक दूसरे के प्रति, वो समाज बहुत बुरा समाज बनता है। चाहे वो किसी भी नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो लिंग के नाम पे हो, चाहे वो एरिया के नाम पे हो। तो लेकिन दुर्भाग्य से ये चीजें बढ़ी हैं और ये चिंता का विषय है। ये सबको इस पे काम करना चाहिए। अब तो आप रिटायर हो गए हो, तो क्या इस पे कुछ कमेंट्स होंगे भी कौन ताकतें बढ़ा रही हैं इनको? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता होगा ये। नहीं, बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता। समाज की अपनी एक गति है चलने की और राजनीति का भी इसमें अहम रोल है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता में कोई भी आए वो एक अलग विषय है, आपकी आर्थिक नीतियाँ क्या हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन समाज में जितनी ज़्यादा नफरत होगी वो समाज उतना ही खराब होगा, उतना ही अनहैप्पी समाज होगा। वो समाज मतलब तनावग्रस्त ज़्यादा समाज रहे। तो ऐसा हम सबके नेताओं को सोचना चाहिए। इसमें वही सवाल आ जाता है कि आप कह रहे हो कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक फ्रेमवर्क में काम करती है, कानून के हिसाब से काम करती है, नेता कुछ भी करते रहे। लेकिन अभी मैं हरियाणा में, पूरे देश में चल रहा है, खासतौर से ये देख रहा हूँ, आपके दायरे में तो इसलिए नहीं आता कि आईएएस के पास तो एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी तरह का, जो आईपीएस लॉबी है, कि जितने भी धर्म के नाम पे बदतमीजियां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उनके अंदर वो एक विशेष जाति वर्ग को, एक धर्म को ना वो सपोर्ट करते हैं, वो जबकि कानून ऐसा नहीं कहता है। और बल्कि मैं तो उससे बढ़ के कहूँ कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी ऐसा ही कर रही है। तो क्या ये फीलिंग तो आती होगी, ये बात तो दिखती होगी साफ तौर से? देखो, सिविल सर्विस में इस तरह का वास्ता कम पड़ा है। क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट का काम डायरेक्टली सिविल सर्वेंट के पास नहीं होता, वो पुलिस और कोर्ट का काम है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश में रह रहे हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि ये देश मेरा भी है और मैं भी उतनी ही गरिमा के साथ, इज्जत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस देश में रह सकता हूँ, रह रहा हूँ, जितनी गरिमा और प्यार मोहब्बत के साथ दूसरा इंसान रह सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आईएएस लॉबी से कहीं ज्यादा पावरफुल आईपीएस और जुडिशरी लॉबी है। नहीं, अपने अलग अलग फील्ड हैं काम करने के। मान लिया डेवलपमेंट के काम हैं
तो वो आईएएस के पास है, लॉ एनफोर्समेंट का काम है वो आईपीएस के पास है, वो पुलिस के पास है, दोनों के काम बटे हुए हैं। तो डेवलपमेंट के काम से सुपरसीड नहीं कर सकते हैं आईएएस उन चीजों को कि जो ये चीजें चल रही हैं, तो काम ही अलग अलग हो गए, बिल्कुल ही अलग हो गया ना पावर की जो काम जनरली तो अलग ही है, मतलब डेवलपमेंट का काम आईएएस के पास है और या सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास है, और लॉ एनफोर्समेंट का काम मुख्य तौर पर पुलिस का है, वो पुलिस का और कोर्ट का है, लेकिन बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी एक रोल रहता है। तो सर जैसे मेरे को याद है कि 100 गज के प्लाट की स्कीम आई थी एक बार, और उस टाइम भी शायद आप एडीसी मैं एडीसी थे, तो बहुत गांवों में विवाद भी हुआ था कि दलितों को जगह नहीं देंगे, खासकर उसमें दलित ज्यादा थे। और मुझे याद है किराए में आपने कॉलोनी वो की थी, आप कॉलोनी को कटवा के आए थे प्लाट का, और वो पीछे से फिर उसको समतल कर दिया था, फिर आप गए। तो ऐसे हालात जब बनते तो कैसे आपने डील किया होगा, एक अफसर को कैसे डील करना चाहिए? देखो, एक अधिकारी को दो चीजें हैं, एक तो आपको पॉलिसी क्या है, नियम कायदे कानून क्या है, उसके तहत काम करना है, और दूसरा है कि समाज में शांति बनी रहे और कोई जातीय तनाव भी ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जातीय तनाव की ब्लैकमेलिंग के तहत आप जो जायज काम बनता है, जो जिसका जो हक मिलना है वो हक ना मिले, वो भी गलत बात है। तो इसलिए पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो सही बात है, सही बात का विरोध करने वालों को समझाया जाए, और यदि वो नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि वो किसी का हक छीन रहे हैं, तो उसके बाद जो मेरी पॉलिसी रही, जो मैंने जिस तरीके से काम किया, ये विरोध करने वालों को या अड़ंगा डालने वालों को या अन्याय करने वालों को गांव में या समाज में अलग थलग किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, और आइसोलेट करने के बाद कानून के हिसाब से वो काम किया जाए, ताकि जिसका जो न्याय जिसको मिलना है, जिसका जो हक बनता है, वो उसको हक मिले। तो सर हाशिए के आखिरी पायदान पे खड़े मतलब समाज के लोगों के लिए आपने काम किया है सर्विस में रहते हुए भी, ये बुक भी बोलती है, और अभी आप रिटायर भी हो चुके हो। रिटायरमेंट के बाद भविष्य का प्लान क्या है कि आपने जो शिक्षा पे काम किया है, आपने सफाई कर्मचारियों पे काम किया है, आपने उनकी कल्चर पे काम किया है, तो भविष्य में किस तरीके से आप अपना मतलब प्लान बनाया कि कैसे काम करोगे, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हाशिए पे आखिरी खड़े हैं, या डीएनटी की वो जातियां हैं जिन पे चोर जाति होने का टैग लगा दिया गया, या झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो प्रवासी है, यहाँ आए हैं, उनको उजाड़ दिया जाता है और लोग खुश होते हैं, कैमरे चमकते हैं वहां उनके अतिक्रमण पे, जिन पे हमने बातचीत की। तो भविष्य का आपका क्या प्लान रहेगा? देखिए, मैं अपने आप को जब अंदर झांक के देखता हूँ और अपने अभी तक के जीवन की जो यात्रा है उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे गरीब आदमी के साथ बैठ के, उसके साथ बात करके, उसकी समस्याओं को समझ के, और यदि उसकी कुछ मदद कर सकूँ, मदद करके बहुत खुशी मिलती है। और इस दुनिया में हर इंसान अपनी खुशी के लिए करता है जो कुछ भी करता है, तो मुझे इस काम में खुशी मिलती है कि जो गरीब, दबा हुआ, उत्पीड़ित तबका है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो महिला सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, तो जिस तबके के साथ अन्याय हो रहा है, इच्छा तो यह है कि उस तबके के साथ खड़े होने की इच्छा है, और उनकी जितनी मदद मैं कर सकूंगा बची हुई जिंदगी में, वो मदद करने की इच्छा है। उसके लिए कंक्रीट प्लान तो अभी कोई तैयार नहीं किया, अभी तो जस्ट रिटायरमेंट हुई है, और जिस भी तरीके से हो सकेगी, जिस भी शक्ल में हो सकेगी, वो करने की इच्छा है। तो आपको लगता नहीं कि मैं एक जगह लिखा हुआ था, पढ़ रहा था कि जो रोटी बांटते हैं उनको समाज सेवी कहते हैं, और जो रोटी क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं उनको सरकार बागी कहती है, और जिस दिन आप ये बात करोगे कि या रेडी वाले की रेडी लगने की जगह क्यों नहीं है, या झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे, तो आपको भी बागी कह दिया जाएगा, और फिर सत्ता का दमन। देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। मुझे लगता है कि रोटी बांटना भी जरूरी है, जब रोटी नहीं है तो रोटी बांटना भी जरूरी है, रोटी बांटना भी जरूरी है। बाबा नानक की कल्चर है अपने इलाके और रोटी बांटना क्यों जरूरी है, ये सवाल करना भी जरूरी है कि रोटी क्यों किसी को
मतलब खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़े, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये करना भी जरूरी है और समाज के तौर पे हमें करना भी चाहिए। जो आपके मन में आए वो सवाल आप मन में ही दबा लो, ये भी एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं। तो कोई भी सवाल किसी के दिमाग में आए वो सवाल जरूर करना चाहिए और वो सवाल करना तो हर एक का अधिकार है, चाहे वो किसी से भी आप कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो अधिकार तो सुरक्षित रखना चाहिए। सवाल आखिर में कर देता हूँ प्रसाद। सवाल ये है कि सरकारों का जो चरित्र जो दिख रहा हमें पिछले टाइम से कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बुलडोजर चल गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं चल सकता, कानून की धज्जियां उड़ा के जो भी हम हरियाणा में देख रहे हैं कि किसी को भी गंजा करवाया अपराधी के नाम पे उसको घुमा दिया, किसी को पाँव में गोली मारी उसको शहर में घुमा रहे हैं, जबकि संविधान और भारत का कानून ये कहता है कि ये नहीं कर सकते। उसकी भी गरिमा है, कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, पुलिस नहीं कर सकती है। लेकिन जिस दिन आप ये सवाल आप उठाओगे, मैं देखता हूँ यूपी में आईजी रहे हैं एस दारापुरी, उन्होंने जब ये सवाल उठाए कि बुलडोजर के खिलाफ और के खिलाफ, तो उसको दमन का सामना करना पड़ा। तो आप मानसिक तौर पे तैयार हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। दमन तो आप ये सवाल ना उठाओ कोई और उठाओ तो उस पर भी हो सकता है। तो फिर तो बचेगा ही क्या। मैं ये कह रहा हूँ सर, मतलब जो नौकरी में आने से पहले जो जज्बा था और नौकरी में रहते हुए आपने वो किया है, लेकिन नौकरी के बाद में वो टाइम बदल गया ना सर, 30-40 साल का सिस्टम बदल गया। उस टाइम सत्ता क्या सोचती थी, आज क्या सोचती है, वो भी ज्यादा हो गया और आज तो आवाज उठाना ही बागी होना हो गया है। नहीं तो हमने प्राइम टाइम तो जी लिया जिंदगी। निकल के जो आज ट्रेंड चला हुआ है कि जो जवानी जी ली, परिवार की जिम्मेवारियां पूरी कर ली अच्छे से, मतलब इतनी ये अच्छी नौकरी कर सर ली। ये तैयार हो मानसिक तौर पे कि अच्छा मतलब अच्छा एक ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आपने टैग लिया है, न्याय के तो हक बागी में, हमें फिर नहीं, क्या हो बागी सकता एक अलग बात है, न्याय के हक में तो खड़ा न्याय होना के ही हक में चाहिए खड़ा होना। बिल्कुल। और तो तभी तो एक न्यायपूर्ण समाज बनेगा। और न्यायपूर्ण समाज में आप चुप रहें, कुछ ना बोलें, अपनी जिंदगी को काटते रहें, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। अभी जो एक ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ साल से कि जो सीनियर हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, कभी ना कभी सरकार को उन्होंने खुश किया होता है। तो या फिर आप जैसे लोगों के लिए कोई आम आदमी पार्टी जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पकड़ने के चक्कर में रहती है कि हाँ यार इसकी इमेज ठीक है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। दोनों में ही अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई आई है सूचना कहीं से कि कहीं नहीं, आपको मेरे पास कोई पद दिया सूचना जाना नहीं, है? मेरे पास कोई ये सूचना मुझे नहीं लगता है कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि चल यार ठीक है, शांति से जा रहा है बंदा। तो पॉलिटिकल पार्टी का भी किसी का नहीं है और सरकार भी कहीं और अभी कोई और जिम्मेवारी नहीं दे रही। नहीं नहीं, अभी किसी से कोई सूचना नहीं, ना ही कोई संपर्क है इस तरह का। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी नौकरी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नौकरी थी और बहुत संतुष्टि मिली नौकरी करके, बहुत खुशी मिली और जितने लोगों की भी मदद हो पाई मैं उससे संतुष्ट हूँ, अपने काम से संतुष्ट जैसे अपना चीफ सेक्रेटरी जो हुआ करते, क्या नाम था उनका भी, जो स्पेशल है होते चीफ मिनिस्टर साहब के इस टाइम भी हैं, तो आप चाहेंगे भी नहीं कोई जिम्मेवारी सरकार दे तो आप कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, रिलैक्स रहना चाहेंगे? अभी कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं है और बाकी डिपेंड करता है कि क्या, यदि कोई कुछ देता है तो क्या देता है, उसमें काम किस तरह का है। कोई पसंद का काम हुआ तो देख सकते हैं, नहीं पसंद का काम नहीं हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है। पेंशन अच्छी है, मतलब मुझे पैसों के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ने, सरकार ने अच्छी पेंशन दे रखी है और पेंशन में अच्छा गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाए। लेकिन जनता भी कोई जिम्मेवारी देना चाहिए। जनता भी चाहती है कि मतलब कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे दुख सुख में, हमारी इन छोटी छोटी समस्याओं में हमें गाइड कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब लोगों की समस्याएं होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जी, परिवार पहचान पत्र है, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ लाइन में लगते, किसी का समाधान उस तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि उनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कौन सी जगह ठीक जाए वो नहीं होती। तो समाज में ऐसे टीचर्स की भी जरूरत होती है रिटायरमेंट के बाद। तो समाज में तो रहना ही है उधर, समाज में रहना है। और समाज में जैसा मैंने कहा कि जो गरीब तबका है, जो उत्पीड़ित तबका है, जिस तबके को ये लगता है कि हमारा जीवन जो है ना एक सजा है,
मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये कहते हैं कि कितनी 84 लाख योनि 84 लाख योनि योनि। के बाद मनुष्य योनि मिलती है। हम्म। लेकिन मैं गरीब तबके को देखता हूँ कि वो बहुत बहुत संघर्ष के साथ जिंदगी जी रहा है, बहुत मानसिक तनाव में जिंदगी जी रहा है, बहुत एक तबका तो जिल्लत की जिंदगी भी जी रहा है। तो मैं सोचता हूँ 84 लाख के बाद ये योनि मिली और फिर भी ये जीवन, तो मतलब 84 लाख पता नहीं कितने सैकड़ों सालों में ये पूरे हुए होंगे। तो इसलिए उस तबके की जिंदगी को सुधारना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, और मुझे लगता है कि बची हुई जिंदगी में वो जिम्मेवारी जरूर निभानी। एक सवाल आखिरी कि कोई पूरी सर्विस के दौर में कोई ऐसा काम जिसमें काम करने के बाद बड़ी खुशी मिली हो कि एक अच्छी है, या कोई ऐसा काम अधूरा रह गया हो कि वो करने के आप आखिरी स्टेप पे थे और आपकी बदली हो गई हो? और मुझे लगता है अनेक बार खुशियां मिलती रही हैं। मैं अब तो जो इक्का दुक्का चीजें याद आ रही है। मनरेगा का मैंने बताया कि 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। पहले नंबर पे हिसार जिला होता था पूरे राज्य में, और दूसरे नंबर पे सिरसा जिला होता था। 100 करोड़ हिसार जिले के थे और 40 करोड़ रुपए सिरसा जिले के। तो इतना बड़ा गैप होता था। तो इतना काम करके मनरेगा में बहुत खुशी मिलती थी। मनरेगा के मजदूरों की साइट पे जाके, जहाँ पे काम चल रहा है, मजदूरों को इकट्ठा करके उनसे पूछना कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, और वो दिक्कतें बताते उनको दूर करते हुए बड़ी खुशी मिलती थी। तो एक तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मनरेगा में बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मजदूरों को काम मिला। और जो बुकलेट थी हमने मनरेगा की, हाँ जी, बुकलेट छपवाई गई, कम से कम 3-4 लाख बुकलेट पूरे हिसार जिले में बांटी, सरल हिंदी में छपवा के कि क्या क्या मनरेगा के प्रावधान है, ताकि लोगों को पता चले। और वो महत्वपूर्ण इसलिए थी कि मैं एक घटना बताता हूँ आपको जो मेरे दिमाग में बैठी। हांसी ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों का इसी तरह से जागरूकता का कैंप रखा हुआ था। तो उस कैंप में किताबें बांटी और सारे मजदूरों को मैंने खुद माइक से मनरेगा के प्रावधान बताए। उसके बाद सरपंचों के साथ मीटिंग की थी उस कैंप के बाद। तो उसमें से कुछ सरपंच, 2-3 सरपंच बड़े बहुत चिंतित थे, तनाव में थे, और बाकी तो सरपंच खुश थे, लेकिन 2-3 सरपंच बड़े नाराज थे। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा, बोला सर आप तो ना मजदूरों को कानून पढ़ा रहे हो, और ये फिर कानून पढ़ के ना हमारी शिकायतें किया करेंगे। मतलब सर पे बैठेंगे, सर पे हाँ, बैठेंगे। ये बात सर पे बैठा और आप थे वहाँ? हाँ, मैं वही था, सर पे बैठा रहा। हमारे सिर पे बैठेंगे। तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा और बड़ी चिंता भी हुई कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो वो ये क्यों नहीं चाहता कि लोगों को कानून का ज्ञान हो, अज्ञानता का फायदा क्यों उठाना चाहता है। मैंने फिर उनको ये कहा कि कानून तो सबको पढ़ाना चाहिए, कानून का ज्ञान तो सबको होना चाहिए, ताकि सभी लोग उस कानून के हिसाब से अपना आचरण करें। और फिर मैंने उसको संतुष्ट करने के लिए भी कहा, और ये मैं मानता भी हूँ कि मैंने ठीक कहा, कि मैंने कहा कि यदि इनको कानून का ज्ञान होगा तो तुम्हारी झूठी शिकायत नहीं करेंगे कि जो कानून में है और तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो, तो तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कानून में ऐसे ही लिखा है। और यदि इनके कानून को ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है तुम्हारी झूठी शिकायत कर दे। तो उससे मुझे लगा कि मतलब उनकी बात सुन के मुझे लगा कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ और ये काम किए जाने की जरूरत है। नहीं तो हो सकता है कुछ लोग इनकी अज्ञानता का फायदा उठाएं और सही तरीके से कानून को लागू ना होने दें। तो इसलिए और ज़्यादा ऊर्जा के साथ मैंने वो काम किया। कैलेंडर भी बंटवाए, 3 लाख कैलेंडर बंटवाए, और उन कैलेंडरों पे मनरेगा के मुख्य मुख्य प्रावधान लिखे, और बुकलेट्स बंटवाई, और उससे जागरूकता आई, मजदूर मुखर हुए। जो कानून का मुख्य उद्देश्य था कि मजदूर काम मांगे, वो यहाँ हिसार जिले में कामयाब हुआ। मजदूरों ने काम मांगे और काम फिर सरपंच ने, पंचायतों ने और बीडीओ ने काम दिए। इस तरह से काम बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। दूसरा,
जब मैं एसडीएम था हांसी में, उस टाइम नारनौंद में कॉलेज बना था, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, वो नारनौंद शहर के और पूरे आसपास के लोगों ने सांझी मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम की वजह से वो कॉलेज बना, और उस मुहिम में मैं भी जुड़ा हुआ था। तो उससे मुझे ये एहसास हुआ और ये पता चला कि जनता यदि इकट्ठी होती है किसी काम के लिए, तो वो काम सरकार को करना पड़ता है, वो करना चाहिए। जनता की कोई डिमांड है तो काम सरकार को करना चाहिए, और सरकार कर देती है, बशर्ते कि जनता से कोई डिमांड बने, जनता के दिमाग में कोई विचार आए, कोई डिमांड करे जनता। वो नगर पालिका की जमीन थी, तो शहर के लोग, वो किसी एक संस्था के कब्जे में थी। मैं एसडीएम हांसी था, नारनौंद उन दिनों हांसी के अंडर ही आता था। नारनौंद के लोग आए कि ये जमीन हमें वापस चाहिए, इनको ये हॉस्पिटल बनाना था, बनाया नहीं तो वापस कराओ। मैंने थोड़ी कोशिश करके, उसमें दबाव भी आया कि मत करो, लेकिन कोशिश करके वो जमीन वापस नगर पालिका के नाम करा दी। तो फिर उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे सरकारी लड़कियों का कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए नगर पालिका ने प्रस्ताव कर दिया, उन्होंने मैचिंग ग्रांट के पैसे इकट्ठे किए, मैचिंग ग्रांट से काम शुरू कर दिया। काम हुआ, बिल्डिंग तैयार होगी। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सारे आसपास के एरिया के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सरकार को कहा कि जी बिल्डिंग हमने बना दी, अब आप इसको चालू करो, सैंक्शन करो इसको। तो सरकार को सैंक्शन करना पड़ा। मुझे बड़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि वो लोगों की मुहिम से इतना बड़ा कॉलेज बना। आज 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पर्सनल टॉयलेट्स जो बंद किए, और मैंने अधिकारियों के साथ बात की, महिला अधिकारियों को भी बिठाया कि हमारे कमरों में जो पर्सनल टॉयलेट्स है, और एक टॉयलेट बाहर है पब्लिक के लिए। जो पब्लिक टॉयलेट है उसको साफ करने की जिम्मेवारी हमारी, हमारे पास संसाधन है उसको साफ करने के। तो क्या हमें इतनी विश्वास नहीं है कि हम इनको साफ रख सकते हैं? और वो टॉयलेट भी हमने ही साफ करना है, पर्सनल भी हमने ही साफ करना है। तो क्यों नहीं हम पर्सनल टॉयलेट को बंद कर दें और उस टॉयलेट को यूज़ करें? हमें अपनी सफाई पे विश्वास होना चाहिए। और जब हम अपने ऑफिस में आने वाले लोगों को टॉयलेट जैसी बेसिक चीज़ नहीं दे सकते, तो उसके बाद बाकी का काम क्या करेंगे? तो अधिकारियों को सहमत किया, उन्होंने कहा कि ठीक है सर। उन्होंने भी अपने पर्सनल टॉयलेट्स पे ताले लगाए, मैंने भी अपने पर्सनल टॉयलेट पे ताला लगाया। हम सब ने पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना शुरू किया, और वो एक दिन में ही साफ़ हो गए। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी नाराज़ होंगे, लेकिन मेरे पास फीडबैक आई तो मेरे तो दफ्तर के सारे कर्मचारी बहुत खुश थे, मेरे अपने कर्मचारी खुश थे। उन्होंने इकट्ठे हुए कहा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टॉयलेट साफ़ करवा दिए, हम यूज़ करते हैं, सारा दिन गंदगी में जाना पड़ता था। तब मुझे पता चला कि मेरे दिमाग में तो पब्लिक थी, कर्मचारी नहीं थे, लेकिन वो कर्मचारियों को भी फायदा हुआ। कर्मचारी तो उसको 8 घंटे वहाँ काम करना है, वो भी गंदे टॉयलेट में जाते हैं, और एक दिन में सारे टॉयलेट्स की तस्वीर बदली। और एक मैसेज भी गया लोगों में, जिले के सारे अधिकारियों ने अपने पर्सनल टॉयलेट्स को बंद करके पब्लिक टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखा। महिला अधिकारी भी थी, महिला अधिकारियों ने कहा कि सर हमें तो छूट दे दो, कि हम तो महिला हैं, हम पब्लिक टॉयलेट में कैसे जाएं। मैंने कहा क्या तुम्हारे दफ्तर में पब्लिक से महिलाएं आती हैं? कि जी आती हैं। तो वो महिला कहाँ जाएगी? महिला टॉयलेट का, महिला के पब्लिक टॉयलेट का साफ होना तो पुरुष के पब्लिक टॉयलेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पुरुष तो कहीं पे भी चला जाता है, महिला के लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे टॉयलेट्स अलग हैं, महिलाओं के टॉयलेट अलग हैं, उसमें तो तुम भी जा सकती हो। वो पब्लिक टॉयलेट महिलाओं के लिए हम रिजर्व कर देते हैं, लेकिन महिलाओं के पब्लिक टॉयलेट तो साफ़ होना पुरुषों के टॉयलेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बात उनकी समझ में आई, उन्होंने फिर इसको सहमत हुई, और महिलाओं के टॉयलेट अलग से रिजर्व किए गए और वो साफ़ सुथरे रहे। मुझे लगता है कि ये काम करके भी मुझे बहुत खुशी मिली। और सफाई कर्मचारियों वाला तो मुझे लगता है कि जीवन की असली सार्थकता
अनुभव हुई कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैं कहता भी हूँ कि जो महिला सफाई कर्मचारी है हमारे समाज में अंतिम पायदान पे है, सबसे ज़्यादा पीड़ित तबका है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित तबका है। पहली बात तो महिला होने की वजह से उत्पीड़ित है, आधी कमज़ोर तो वहीं पे होगी। दूसरी, सफाई कर्मचारी होने की वजह से उत्पीड़ित है। सफाई कर्मचारी के काम को इज्जत की नज़र से समाज में नहीं देखा जाता। मतलब बड़ी विडंबना है कि कितना ज़रूरी काम है कि जिस काम के बिना शहर नहीं बच सकता, उस काम को हम कोई इज्जत नहीं देते। आप कल्पना कीजिए कि शहर की 2 महीने तक सफाई ना हो, तो क्या वो शहर रह पाएगा? क्या आप उस शहर में रह पाओगे? गंदगी के कूड़े के ढेर लग जाएं और उन गंदगी की वजह से लोग बीमार होकर मरना शुरू हो जाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। तो हमारा जिंदा रहना जिनके काम पे निर्भर है, उनके काम को समाज कोई महत्व नहीं देता। सबसे कम तनख्वाह उनको मिलती है। ठेकेदार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारियों की। कोई और तबका ठेकेदार के तहत इतनी बड़ी संख्या में काम नहीं करता जितनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी करते हैं। और कच्चे तो स्वाभाविक हैं, ठेकेदार के तहत है तो कच्चे हो गए। तो इतने जरूरी काम को समाज इतनी कम इज्जत क्यों देता है, मतलब इज्जत क्यों नहीं देता है? तो इसलिए ये तबका सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, सबसे ज्यादा उपेक्षित, और आज से नहीं सदियों से इतना उपेक्षित कि इसने एक इंसान की गरिमा हमारी भी हो ये सोचना ही छोड़ दिया। इतनी परतें उपेक्षा की इनके ऊपर लाद दी गई है। तो उस तबके को नगर निगम में रहते हुए मुझे यहाँ भी, गुड़गांव में, हमारे सिर भी एक इंसानी गरिमा एहसास कराने का मौका मिला और इनको इंसान होने का एहसास हुआ। इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम्स किए, इनके काम के महत्व को समाज में बताया गया, इनको भी बताया गया, इनके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ। और मुझे लगता है कि उससे भी मुझे बहुत खुशी मिली। तो इस मसले में मतलब सफाई कर्मचारियों की जब बात करें तो आपने सांस्कृतिक भी उनकी उस चीज को समझा है, एजुकेशन की बात करें तो लाइब्रेरीज भी खुलवाई है, और ये जिस किताब की हम बात कर रहे हैं ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये इनके लिए बहुत इसमें मतलब काम हुआ, लगता है अभी भी बहुत काम अधूरे हैं। बिल्कुल काम कहाँ हुआ है, हाँ। मतलब समाज के तौर पे तो कुछ काम हुआ ही नहीं। काम तब पूरे होंगे जब इस काम को समाज स्वीकार करेगा, महत्व देगा कि ये बहुत जरूरी काम है। और जरूरी काम है तो फिर ये काम करने वालों की दशा क्या है इसके बारे में समाज सोचेगा और सरकार सोचेगी, वो सोचना चाहिए। और इनको एक आत्मसम्मान के साथ जीने के साधन मुहैया कराने चाहिए, तब ये काम पूरा होगा। अभी तो मुझे लगता है कि केवल इस किताब में भी रेखांकित किया गया है इन महिलाओं के द्वारा कि हम किन परिस्थितियों में जी रही हैं। समाज को ये चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हमारी जीने की परिस्थितियां देखो, हमारे काम करने के हालात देखो। लोग समझ ही नहीं पा रहे सर, मतलब सुबह 5 बजे एक महिला उठ के आती है, आपके वहां सफाई करती है, झाड़ू निकालती है, और उसके बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे? फिर कहते हैं ये पूरा ही तबका पढ़ता नहीं, मतलब आम बात कह देते कि मतलब वाल्मीकि समाज पढ़ता नहीं, ये पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा बोलता है। लेकिन वो जो हालात बने हुए कि वो 5 बजे आएगी सुबह और दिन में 12-1 बजे तक जॉब करेगी, तो पीछे से उसके बच्चों को कौन नहलाएगा, कौन स्कूल में? समाज को सोचना चाहिए। तो ये सामूहिक समाज की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बिल्कुल समाज की मुझे लगता है कि सरकार तो समाज का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा मैंने कहा कि कॉलेज बनाया और कॉलेज को स्वीकृति दी सरकार ने, समाज सोचेगा तो सरकार भी सोचेगी, और सरकार को वैसे भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट तो होना ही चाहिए इस बात का कि इनके बच्चे जब आते हैं तो उनको पीछे से कोई स्कूल भेजने का या इस तरीके का कोई, क्यों नहीं करना चाहिए? ये किसकी जिम्मेवारी है? सफाई किसके लिए कर रही है? क्या सफाई से जरूरी कोई काम है? सफाई से जरूरी मुझे लगता है कोई काम नहीं है। आपको सिनेमा दिखाना, आपको स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, किराने के, मतलब कि मैं हर प्रोफेशन की इज्जत के साथ, हर प्रोफेशन जरूरी है, हर काम जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सफाई से जरूरी कुछ नहीं है। ये हमारी सर्वाइवल का काम है।
तो कोई दिमाग में ऐसा मॉडल है कि समाज को इसको कहीं थोड़े छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट हो कि जिसका पूरे देश में या पूरे विश्व में एक संदेश जाए? क्योंकि मुझे याद है पाकिस्तान में जब वाल्मीकि समुदाय के लोग रह गए थे, बाबा साहब ने एक चिट्ठी लिखी वहां की हमारे समुदाय के लोग हैं, इनको आने देने जाए, तो उन्होंने कानून बना दिया कि ये लोग नहीं, ये वस्तु है। हाँ, सफाई उनको आने से नहीं जुड़े दिया। लोग। हाँ, आने नहीं दिया कि वस्तु है, उनको कहा कि हमारी सफाई कौन करेगा। हमारी सफाई कौन करेगा, और ये तो वस्तु है, वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मॉडल बन सकता है? हम प्रयास करें मॉडल सभी। मॉडल क्यों नहीं बन सकता? मॉडल तो बनना ही चाहिए। एक तो इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, हाँ जी। ये जो ठेकेदार के तहत है, ठेकेदार के तहत नहीं होनी चाहिए। जब अधिकारी ठेकेदार के तहत नहीं है, दूसरे क्लास 3 के कर्मचारी ठेकेदार के तहत नहीं है, तो सफाई कर्मचारी अकेले ही ठेकेदार के तहत क्यों? क्या ये समाज को सोचने का विषय नहीं है? ठेकेदार सरकार से लेता है 20,000 रुपए और आगे सफाई कर्मचारी को देता है 9,000 रुपए। इसमें समाज क्या करेगा सर? क्योंकि सरकार का पार्ट है ना, वो ठेकेदार के थ्रू ना ले, डायरेक्ट ले ले। इसमें समाज की क्या भूमिका होगी? देखो, समाज यदि सफाई के काम को महत्व देगा, सफाई कर्मचारी को इज्जत की नज़र से देखेगा और तो और सफाई कर्मचारियों की मांग का समर्थन करेगा, तो सरकार पे भी प्रेशर बनता है इसका। सरकार अपने आप करती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई है नहीं। लेकिन किसी भी सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार को लगता है कि इस मांग को समाज का समर्थन है, तो प्रेशर आएगा, तो मांग पूरी होती है। जैसे बात कड़वी है, लेकिन समाज में कई बार देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक लड़ते हुए मर जाता है, तो उसको बड़े उससे शहीद का दर्जा, सम्मान मिलता है और पूरे ही अखबार भर जाते हैं। लेकिन जिस दिन कोई सफाई कर्मचारी मर जाता है, लोगों में चर्चा होती कि गूमूत्र में डूब के मर गया। मतलब बहुत कड़वी बात है ऐसे बोलना। किसके गौमूत्र में? हाँ, किसकी? कहीं उस पे कोई चर्चा ये नहीं होती कि उसके बच्चे भी थे, उसका परिवार भी था, और वो किस लिए मर गया। सीवर खोलने गया था, किसके लिए खोलने गया था? ये संवेदनहीनता है हमारे समाज की, मैं तो ये कहूँगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सीवर में उतर के कोई सफाई कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको तो सैनिक जैसा ही शहीद की सारी दर्जा भी और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो सैनिक हमें बॉर्डर पे दुश्मनों से बचा रहा है, लेकिन यहाँ जो सीवर साफ करने वाला सफाई कर्मचारी है, वो भी हमें गंदगी के और गंदगी से पैदा होने वाले दुश्मनों से बचा रहा है। हमारी दुश्मन तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा यदि सैनिक नहीं है तो। ये तो कंफर्म है, ये तो आएगा ही। लेकिन आपके सीवर बंद हो गए, आपकी सफाई बंद होगी, तो आप मरोगे ही मरोगे, पक्की बात है। तो इसमें बस बात पूरी हो गई है लगभग। एक बात बताना कि उभर के बार बार ये आ रहा है कि जब आप एडीसी रहे तो मनरेगा के काम से काफी संतुष्ट हैं, तो क्या अभी तक भी मनरेगा का काम वैसे ही चल रहा है जैसा आप छोड़ के आए थे, या उसमें कुछ, क्योंकि जानकारियां तो मिलती रहती होंगी, जिस चीज से आपको लगाव हो गया तो पता लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि मनरेगा का काम जितना उस समय हुआ है उसके बाद उस गति से नहीं हुआ है, उसका मुझे दुख भी है। कभी और एडीसी को फोन किया आपने? उसके बाद पॉलिसीज में भी कुछ बदलाव आए हैं, रूल्स रेगुलेशंस में भी बदलाव आए हैं। तो ये अकेले एडीसी के या लोकल अधिकारियों की बात भी नहीं है। आपको क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उन कामों में भी कुछ बदलाव आए हैं, जिसके कारण मनरेगा का जो दायरा है वो सीमित भी हुआ है। और एडीसी का भी रोल तो है ही, लेकिन कानून के दायरे में आपने क्या रखा है उसका भी रोल है। तो और सरकार के लेवल का भी रोल है। कई फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन ये सच बात है कि जितना काम उस समय हुआ था उतना काम आज नहीं हो रहा। ये मतलब दुख की बात है। तो सर आखिरी मतलब दुख है जो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि लोगों को मतलब इस पे चर्चा करनी चाहिए? देखो, मैं मुझे बहुत उम्मीद है इस किताब से, और मुझे लगता है कि देश में ही शायद पहली बार इस तरह की कोई किताब आई है जिसमें 41 इंसानों ने, जो इंसान हमारे समाज का सबसे उपेक्षित और पीड़ित तबका है, उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव लिखे। मैंने बताया आपको कि वो सबसे कमजोर तबका है। ये महिला होने के नाते कमजोर है, सफाई कर्मचारी होने के नाते कमजोर है, दलित जाति से होने के नाते कमजोर है,
कच्चा कर्मचारी होने के नाते कमजोर है, ठेकेदार के तहत काम करने के नाते कमजोर है, समाज में सफाई कर्मचारी को जिस नजरिए से देखा जाता है उस नजरिए की वजह से कमजोर है। तो इतनी कमजोरियां इनके ऊपर लदी हुई है, एक किस्म से छुआछूत की वजह से ये कमजोर है। तो ये तबका चिल्ला चिल्ला के, ये महिलाएं चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कह रही है, तो इनकी बात पढ़ी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, और सुन के इन जैसी महिलाओं के जिंदगी में सुधार होना चाहिए। इनको एक इंसान की जिंदगी मिलनी चाहिए, एक गरिमापूर्ण जिंदगी बिताने के अवसर समाज को इनको मुहैया कराने चाहिए। तो मेरी आपके माध्यम से इस मौके का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। सभी लोगों से गुजारिश है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ज़रूर सोचें कि क्या हमारा समाज संवेदनशील और एक न्यायपूर्ण समाज है जो एक बड़े तबके के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो रिटायर्ड कमिश्नर आईएएस अशोक गर्ग जी हमारे साथ थे और प्रत्येक मुद्दे पे हमने चर्चाएं की है, और खासकर हाशिए के आखिरी पायदान पे खड़े उस समाज की हम चर्चा कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित है। और जब आप रोजाना उनको देखते होंगे, जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो वो झाड़ू मारते आपको मिलेंगे, आपकी नाली साफ करते आपको मिलेंगे, सीवरेज साफ करते हुए मिलेंगे, और बहुत बार आप देखोगे कि सीवरेज के अंदर घुसे हुए मिलेंगे। जब वो निकलते हैं तो अंदर से बाहर जब निकलते हैं तो कितना वो उसमें पूरे आप पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ इसमें है सब आखिरी। लिखा है। तो जब वो मिलेंगे तो गंदगी आपको जरूर गंदगी बुरी लगती है, पर पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। नंगे बदन सीवर में उतरते हैं, गंदगी मुंह व आंखों में चली जाती है। वो गंदगी, वो टट्टी इनकी नहीं है, वो उसी जो मुंह समाज में चली जाती है, वो समाज हमारी की है, सामूहिक। हमारी है, हाँ जी, मुंह में इनके चली हाँ जी। जाती है। तो हमें जरूर जरूर अपने प्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए कि क्या नौबत आ गई कि वो शिविर में घुस रहे हैं, क्या नौबत आ गई क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या नौबत आ गई हर मसले पे। और जब आपका जनपक्षी नजरिया आम जनता का बनेगा तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आएंगे, और कहीं ना कहीं जो अशोक गर्ग जी ने जो अपनी जिंदगी के बेहतरीन समय लगाया है आम जनता के लिए, तो वो रिजल्ट वहां दिखेंगे। तो आप जुड़े सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद उदय।